नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, हम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली जो संस्थान है दोस्तों, उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को और इसका मुख्यालय है दिल्ली तथा उप मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है भारत का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है दोस्तों भारत का मैप। यह पकड़ना है भारत का मैप। यह हमारा देश है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा, भारत में यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ यह लगा हुआ है दोस्तों राजस्थान, गुजरात। इधर पकड़ना है छत्तीसगढ़, ऊपर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, नीचे है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है दिल्ली। दिल्ली में मुख्यालय है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अर्थात केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना हुई है दोस्तों 2 मई 1951, 2 मई 1951 और इसका मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली। इनका प्रमुख कार्य है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। इनका मुख्य काम है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली जो संस्थान है दोस्तों वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसका मुख्यालय है दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, 2 मई 1951 को। इसके बाद हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ पैरामीटर को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ पैरामीटर्स, कुछ परिभाषाएं देखो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ परिभाषाएं देखिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझते हैं दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, सबसे पहले समझते हैं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, या इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों सार्वजनिक आय। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय समझ, इसको समझते हैं दोस्तों। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रदत्त आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रदत्त आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय या सार्वजनिक आय का मतलब यह होता है भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रदत्त आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। प्रदत्त आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। सार्वजनिक आय कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए भारत सरकार का
जैसे मान लीजिए दोस्तों, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र हैं जैसे कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, एनटीपीसी, ये सब दोस्तों भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र हैं। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से जो भी आय प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे सार्वजनिक आय। एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रदत्त आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी आय आपको निकालना है वो एक वित्तीय वर्ष में निकालना है। अर्थात भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि सेल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भारत सरकार के अर्थात एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रदत्त आय को सार्वजनिक आय कहते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना में सार्वजनिक आय को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में सार्वजनिक क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम की गणना में सार्वजनिक आय को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक आय को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक आय को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में सार्वजनिक आय को शामिल किया जाता है। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों निजी क्षेत्र से अर्जित आय। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों निजी क्षेत्र से अर्जित आय, प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, या इसे हम कह सकते हैं दोस्तों निजी आय। निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, या कह सकते हैं हम दोस्तों निजी आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है? निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय। ध्यान दीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में भारत के निजी क्षेत्रों के द्वारा अर्जित आय को निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय या निजी आय कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में भारत के एक वित्तीय वर्ष में भारत के निजी क्षेत्रों के द्वारा, भारत के निजी क्षेत्रों के द्वारा अर्जित आय को निजी आय कहते हैं। निजी आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निजी क्षेत्र के द्वारा अर्जित आय, जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों टाटा स्टील, जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों टाटा स्टील। टाटा स्टील एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, इसके द्वारा जो भी आय प्रदान किया जाएगा दोस्तों, इनके द्वारा जो भी आय अर्जित किया जाएगा यह कहलाएगा दोस्तों निजी क्षेत्र के आय। जैसे कि जियो, जैसे कि दोस्तों इंफोसिस, जैसे कि दोस्तों टीसीएस, ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां हैं भारतवर्ष में, जैसे कि विप्रो, जैसे कि देखते हो दोस्तों विप्रो। तो ये सब दोस्तों भारत की प्राइवेट निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। ये जो भी कमाएगी दोस्तों यह निजी आय कहलाएगी। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत के निजी क्षेत्रों के द्वारा अर्जित आय को निजी आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम की
गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में निजी आय को शामिल किया जाता है। निजी आय को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना में सार्वजनिक क्षेत्र से अर्जित आय तथा निजी क्षेत्र से अर्जित आय, इन दोनों को शामिल किया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो हमने यहां पर दो परिभाषा को समझा, एक है सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय या सार्वजनिक आय, दूसरा है दोस्तों निजी क्षेत्रों द्वारा अर्जित आय या निजी आय। इससे हमें स्पष्ट हो गया, पहला है दोस्तों सार्वजनिक आय। एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा अर्जित आय को सार्वजनिक आय कहते हैं, जैसे कि सेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी ये आय अर्जित करती है, ये सब कहलाता है सार्वजनिक आय। और सार्वजनिक आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। दूसरा पकड़ना है दोस्तों निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय या निजी आय। एक वित्तीय वर्ष में भारत के निजी क्षेत्रों के द्वारा अर्जित आय को निजी आय कहते हैं, जैसे कि टाटा स्टील, जियो, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये जितने भी कंपनियां हैं दोस्तों, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। तो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अर्जित आय को भी नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है दोस्तों सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय प्लस दोस्तों निजी आय, सार्वजनिक आय प्लस निजी आय। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को एक सामान्य रूप में समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है सार्वजनिक आय प्लस निजी आय। इसके बाद हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, अगला पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं कारक आय या साधन आय। कारक आय या साधन आय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पैरामीटर है दोस्तों कारक आय। कारक आय या इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों साधन आय। साधन आय समझिएगा दोस्तों, कारक आय या साधन आय समझिएगा। एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य कहलाता है दोस्तों कारक आय या साधन आय। अर्थात यहां पर की पॉइंट पकड़ना है, वस्तु एवं सेवाओं द्वारा अर्जित आय। तो इसका मतलब है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं द्वारा, वस्तु एवं सेवाओं द्वारा अर्जित कुल मौद्रिक आय, अर्जित कुल मौद्रिक आय, कुल मौद्रिक, अर्जित कुल मौद्रिक आय, यह कहलाता है दोस्तों कारक आय या साधन आय। कारक आय या साधन आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं द्वारा अर्जित कुल मौद्रिक आय कारक आय या साधन आय कहलाता है, कहलाता है। यहां पर साधन या कारक से मतलब है दोस्तों, यहां पर कारक या साधन से मतलब है दोस्तों, हम तब तक वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कारक या साधन नहीं है। कारक या साधन का मतलब होता है दोस्तों, आपको अगर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, इसकी स्थापना करना है, तो आपको चाहिए, आपको देना पड़ेगा, आपको एक कैपिटल का किराया देना पड़ेगा, आपको जमीन का किराया देना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का किराया देना पड़ेगा। तो पहला है दोस्तों साधन या कारक। यहां पर साधन या कारक
का अगर हम सामान्य मतलब जानेंगे तो साधक या कारक, इंग्लिश में फैक्टर, इसका मतलब होता है दोस्तों, पहला कैपिटल का किराया। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, अर्थात मजदूरों का वेतन, मजदूरों का वेतन। आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, अर्थात बिजली का खर्चा, अर्थात बिजली का खर्चा। मशीनों का मेंटेनेंस, मशीनी खर्चा, मशीनों का मेंटेनेंस। तो ये सब जितने भी आते हैं दोस्तों, ये सब कहलाते हैं कारक या साधन। किराया, मजदूरों का वेतन, बिजली, मशीन, ये सब है दोस्तों कारक या साधन। तो इनके माध्यम से जो वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उनसे जो आय अर्जित होता है, इसे कहते हैं दोस्तों कारक आय या साधन आय। ध्यान दीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं द्वारा अर्जित कुल मौद्रिक आय कहलाता है कारक आय या साधन आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कारक आय या साधन आय, कारक आय या साधन आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कारक आय या राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम की गणना में कारक आय, कारक आय को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, यहां पर कारक अर्थात आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही आप वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करोगे। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में कारक आय को शामिल किया जाता है। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों हस्तांतरित आय। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों हस्तांतरित आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं हस्तांतरित आय, ट्रांसफर्ड इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ट्रांसफर्ड इनकम क्या है? ये फैक्टर इनकम, ये है दोस्तों ट्रांसफर्ड इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हस्तांतरित आय या ट्रांसफर्ड इनकम का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब किसी आय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है, जब किसी आय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तांतरित किया जाता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं हस्तांतरित आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर हस्तांतरित आय को या हस्तांतरित मुद्रा को, मौद्रिक को हस्तांतरित आय कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हस्तांतरित आय कहते हैं। हस्तांतरित आय को हस्तांतरित आय या हस्तांतरित मुद्रा को हस्तांतरित आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर हस्तांतरित मुद्रा को हस्तांतरित आय कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हस्तांतरित मुद्रा को हस्तांतरित आय कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए, इसका फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का एक कार किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट किया। मान लीजिए एक व्यक्ति ए ने एक व्यक्ति बी को 10 लाख का एक कार गिफ्ट किया, अर्थात यहां पर ए से 10 लाख का मुद्रा हस्तांतरित हुआ बी की ओर, तो यही कहलाता है दोस्तों हस्तांतरित आय। जैसे मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति बी को गिफ्ट दे रहा है, किसी भी प्रकार का गिफ्ट दे रहा है, मुद्रा के रूप में गिफ्ट दे रहा है। मान लीजिए 10 लाख का एक कार देता है दोस्तों, 10 लाख का कार देता है। तो इस प्रकार से यह जो गिफ्ट है दोस्तों ए से बी की ओर
ट्रांसफर्ड हो रहा है। तो यही 10 लाख जो पहले ए के पास था अब आ गया दोस्तों बी के पास, अर्थात मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास तो आया लेकिन इसमें कोई भिन्नता नहीं हुई, इसीलिए हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मान लीजिए ये 10 लाख रुपए ए के पास होता तो भी राष्ट्रीय आय उतना ही होता, अगर ये बी के पास आ गया तो भी राष्ट्रीय आय में कोई भी प्रकार का माइनस नहीं हुआ। यहां पर प्रॉपर्टी के स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। देखिए जैसे ये 10 लाख का कार था, 10 लाख का कार यदि ए के पास होता तो इसका स्वामी ए है, यदि 10 लाख का कार बी के पास आ गया है तो इसका स्वामी बी हो गया है। अर्थात 10 लाख का जब ए से बी की ओर हस्तांतरण हुआ तो इससे स्वामित्व में भिन्नता आया है, स्वामित्व चेंज हुआ है, लेकिन ये 10 लाख को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका मालिक ए हो या बी हो, ये 10 लाख ऑलरेडी इनकम के माध्यम से, आय के माध्यम में राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उस गिफ्ट के आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ए ने जब इस कार को परचेज किया था तो जिस कंपनी से भी इसको परचेज किया गया था उस कंपनी का 10 लाख ऑलरेडी राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है। तो यहां पर स्वामित्व तो चेंज होने से राष्ट्रीय आय में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। या कह सकते हैं दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल भारत सरकार या कोई भी कंपनी, देखिएगा दोस्तों, यदि सरकार, आप मान लीजिए एक सरकारी इंप्लॉई है, मान लीजिए आप एक सरकारी इंप्लॉई है, आप एक सरकारी इंप्लॉई है, अर्थात आप जब रिटायर होते हो दोस्तों, अगर कोई भारत सरकार का कर्मचारी 60 साल की आयु अवस्था के बाद रिटायर्ड होता है तो उसे दिया जाता है पेंशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सरकार, यदि आप सरकार के अधीन कार्यरत एक कर्मचारी थे, आप एक कर्मचारी थे दोस्तों और आपका रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के बाद आपको दिया जाएगा पेंशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको दिया जाएगा पेंशन, अर्थात यहां पर ये जो पेंशन दिया जा रहा है यह भी सरकार से कर्मचारी को हस्तांतरित किया जाने वाला मुद्रा है, इसलिए पेंशन को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर इस पेंशन का जो भी मुद्रा है यह, इसमें स्वामित्व चेंज हो रहा है, सरकार पेंशन दे रही कर्मचारी को, अर्थात पहले इसका मालिक था सरकार, लेकिन इसको पेंशन के रूप में सरकार ने किसी कर्मचारी को दे दिया तो इसका मालिक हो गया कर्मचारी। अर्थात पेंशन तथा गिफ्ट ये दोनों के दोनों कहलाता है दोस्तों हस्तांतरित आय, जिसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना में हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता है, हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने समझा सार्वजनिक आय, निजी आय तथा कारक तथा साधन या कारक या साधन आय, इनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, जबकि आपके हस्तांतरित आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। तो अब हम देखने जा रहे हैं आगे राष्ट्रीय आय पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय पर ब्याज। देखिएगा राष्ट्रीय आय पर ब्याज, अब आगे हम देखते हैं दोस्तों पांचवा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज अदायगी। समझिएगा, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज अदायगी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज अदायगी या राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। समझिएगा, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज अदायगी, इसका मतलब क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को
निश्चित ब्याज दर पर जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज अदायगी को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज अदायगी। समझिएगा दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को निश्चित ब्याज दर पर दिए गए ऋण पर जो ब्याज अदायगी होती है, उसे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कहते हैं। उसे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कहते हैं। तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय पर ब्याज, इसका मतलब यह होता है एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को निश्चित ब्याज दर पर दिए गए ऋण पर जो ब्याज अदायगी होती है उसे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज अदायगी होती है इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई बैंक है, इस बैंक के द्वारा एक व्यक्ति ए को ऋण दिया गया। इस ऋण पर जो भी ब्याज अदायगी होगी यह व्यक्ति ए इस बैंक को भुगतान करेगा। यह है दोस्तों ब्याज अदायगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर व्यक्ति ए ने जो भी एक वित्तीय वर्ष में कमाया है दोस्तों, वह इनकम ऑलरेडी राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुका है। अर्थात इस व्यक्ति के द्वारा जो ब्याज अदायगी किया जा रहा है बैंक को, इस ब्याज अदायगी को वापस से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं तो यह ब्याज 2 बार राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आय में एरर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति बी के द्वारा व्यक्ति सी को ऋण दिया जाता है। यह बी बैंक भी हो सकता है या ये कोई व्यक्ति या कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है। मान लीजिए व्यक्ति बी के द्वारा व्यक्ति सी को ऋण दिया गया, तो इस व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में जो भी कमाया यह इसका आय कहलाएगा। सी ने एक वित्तीय वर्ष में जो भी कमाया यह इसका आय कहलाएगा। मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में इसने 100 रुपए का इनकम किया, 100 रुपए का इनकम किया। इस 100 रुपए के इनकम में से कुछ मुद्रा को मूल्यह्रास के रूप में माइनस करना होगा। अब यह मूल्यह्रास का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस मूल्यह्रास का मतलब होता है दोस्तों इंडस्ट्री का किराया, मजदूरों का वेतन, इसमें होगा दोस्तों मजदूरों का वेतन, मूल्यह्रास में होगा दोस्तों मजदूरों का वेतन या मजदूरी, इसी में होगा दोस्तों बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसी में होगा दोस्तों आपका मशीनों के मेंटेनेंस का खर्चा, और इसी मूल्यह्रास में है दोस्तों इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो कर्ज लिया गया, जो ऋण लिया गया, उसकी ब्याज अदायगी, इसकी है दोस्तों ब्याज अदायगी। अब समझिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति सी ने एक वित्तीय वर्ष में 100 रुपए कमाया, जिसमें से मूल्यह्रास है मान लीजिए 10 रुपए। इस 10 रुपए में शामिल है किराया, मजदूरी, बिजली, मशीन का खर्चा, ब्याज अदायगी। अब समझिएगा, इसमें से मान लीजिए ये जो ब्याज अदायगी है यह है 2 रुपए।
मान लीजिए ये जो ब्याज अदायगी है दोस्तों, ये है 2 रुपए, अर्थात ये 2 रुपए का भुगतान वापस दोस्तों बैंक को या व्यक्ति बी को करेगा। ये ब्याज अदायगी देगा दोस्तों, 2 रुपए का ब्याज अदायगी इस बैंक को या व्यक्ति बी को देगा। लेकिन ऑलरेडी यह 2 रुपए इंक्लूडेड है इस 100 रुपए में, और यह 100 रुपया जो इस व्यक्ति का इनकम था, यह ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुका है। जब यह ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुका है तो इस 2 रुपए को आप वापस या ब्याज अदायगी को फिर से राष्ट्रीय आय में जोड़ोगे तो यह 2 रुपए 2 बार जुड़ जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आय में आ जाएगा दोस्तों एरर। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना में ब्याज अदायगी को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए नेशनल इनकम की गणना में, इसलिए नेशनल इनकम की गणना में, इसलिए दोस्तों नेशनल इनकम की गणना में ब्याज अदायगी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यह पकड़ना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने समझा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज अदायगी। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को निश्चित ब्याज दर पर दिए गए ऋण पर जो ब्याज अदायगी होती है उसे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कहते हैं। अब ये ऋण एक व्यक्ति को कोई दे सकता है, बैंक, या व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है। तो मान लीजिए बी ने यहां पर सी को कोई ऋण दिया या किसी बैंक ने सी को ऋण दिया, तो इस सी ने एक वित्तीय वर्ष में जो भी रुपए कमाया, यह 100 रुपए मान लीजिए, ये ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ गया। इसमें से मूल्य ह्रास के रूप में आ जाएगा दोस्तों किराया, मजदूरी, बिजली, मशीन, ब्याज अदायगी। मान लीजिए 10 रुपए में से 2 रुपए ब्याज अदायगी है, यह बैंक को देगा या व्यक्ति को देगा जिससे उसने ऋण लिया था। तो ध्यान रखिए ऑलरेडी ये जो 2 रुपए है 100 रुपए में इंक्लूडेड है, अर्थात राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है। इसलिए ब्याज अदायगी को फिर से हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय आय पे जो ब्याज होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय पर जो ब्याज होता है इसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 6वां पॉइंट, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में हम देखने जा रहे हैं निगम कर को शामिल करना है कि निगम कर को शामिल नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय की गणना में निगम कर को शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निगम कर को शामिल किया जाता है। देखिएगा 6वां पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, निगम कर। अगला है दोस्तों निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यदि कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो आपको प्रति वर्ष निगम को देना होता है दोस्तों, निगम टैक्स देना पड़ता है दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। आपको प्रति वर्ष सरकार को देना होता है दोस्तों एक विशेष प्रकार का टैक्स जिसे कहते हैं दोस्तों निगम कर। इंडस्ट्री को चलाए जाने के लिए सरकार को दिए जाने वाले प्रति वर्ष जो टैक्स होता है यह कहलाता है दोस्तों निगम कर। ध्यान दीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में कंपनी को चलाने हेतु, एक वित्तीय वर्ष में कंपनी को चलाने हेतु कंपनी द्वारा सरकार को दिए जाने वाले निश्चित व अनिवार्य भुगतान को निगम कर कहते हैं। निगम कर कहते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं दोस्तों, यदि आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको सरकार को प्रति वर्ष जो टैक्स देना होता है यही सिंपल भाषा में है दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। निगम कर
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निगम कर जो आप देते हो सरकार को, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। जो भी टैक्स आता है दोस्तों, इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इक्विवेलेंट होता है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट के। नेट नेशनल प्रोडक्ट के ये इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है दोस्तों। अर्थात राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट होता है दोस्तों नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के, एनएनपी के। अगर इसमें हम भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी को जोड़ देते हैं और अप्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं, तो यही निकलता है दोस्तों नेशनल इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही निकलता है दोस्तों नेशनल इनकम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एनएनपी कैसे आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एनएनपी का मतलब क्या है? एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में भारत के नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक आय कहलाता है। आपका कुल मौद्रिक आय कहलाता है दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसमें से अगर हम मूल्यह्रास को हटा दें तो यह कहलाता है दोस्तों एनएनपी। अर्थात मूल्यह्रास को हटाने पर आ जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझिएगा, एक हमने पढ़ा था दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में भारत के नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, जिसमें से मूल्यह्रास, जिसमें से मूल्यह्रास को अगर हम माइनस कर दे दोस्तों तो यही कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात यहां पर हमने मूल्यह्रास को हटा दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर अर्थात हमने यहां पर मूल्यह्रास को हटा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी मूल्यह्रास में आ जाता है किराया, बिजली का खर्चा, मजदूरों का वेतन, ये सब पैरामीटर्स आते हैं दोस्तों, ब्याज अदायगी, ये सब आते हैं मूल्यह्रास में। इसी प्रकार से मूल्यह्रास में एक टर्मिनोलॉजी और है दोस्तों निगम कर। निगम कर, तो कहीं ना कहीं हमने निगम कर को मूल्यह्रास के रूप में माइनस कर दिया था, जिससे आ गया था एनएनपी। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना में निगम कर तथा प्रत्यक्ष कर को दोस्तों जोड़ा जाता है। जितने भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस मूल्यह्रास में तो माइनस हो जाते हैं, इसलिए निगम कर और आपके प्रत्यक्ष कर को यहां पर ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में अगर इस पैरामीटर को और अच्छे समझते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय की गणना में यह आपका आ जाता है एनएनपी प्लस आपका आता है दोस्तों सब्सिडी, प्लस आपका आता है दोस्तों सब्सिडी, लेकिन हम माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष कर को, ये माइनस करते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना में आप इंक्लूड करोगे निगम कर को, आप इंक्लूड करोगे दोस्तों निगम कर को तथा प्रत्यक्ष कर को, तथा इसमें इंक्लूड करते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर को। तो इस प्रकार से ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निगम कर तथा प्रत्यक्ष कर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में निगम कर को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है, इसे शामिल
किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्यक्ष कर को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा प्रत्यक्ष कर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 7वां पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर, समझिएगा। अगला हम देखते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर। हालांकि हम यहां जान चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्यक्ष कर को इंक्लूड करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष कर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि प्रत्यक्ष कर को मैंने फॉर्मूला में नहीं दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आय बराबर होता है सार्वजनिक आय प्लस निजी आय, और उसी सार्वजनिक आय मतलब भारत सरकार ने जो टैक्स के रूप में प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त किया है वो सार्वजनिक आय में इंक्लूड हो जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट हमने देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर, समझिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर, समझिएगा। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि हम जीएसटी के रूप में भारतवर्ष में समझते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। इनडायरेक्ट टैक्स को राष्ट्रीय आय की गणना में सब्सिडी को जोड़ा जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सामान के माध्यम से आ जाता है, इसी प्रकार से ध्यान देना है। लेकिन प्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए कमाया गया, तो उस 10 लाख के बाद वो उसका होगा दोस्तों इनकम। एक होता है दोस्तों इनकम। इनकम का मतलब यह होता है कि आप उस जो भी आपने एक वित्तीय वर्ष में कमाया है वो कहलाता है दोस्तों आपका आय। लेकिन उस आय पर जब टैक्स को हम माइनस कर देते हैं तो वह हो जाता है दोस्तों खर्च योग्य आय, व्यक्ति का खर्च योग्य आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यह होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर। यदि किसी व्यक्ति के आय में से सरकार को दिए जाने वाले भुगतान को माइनस कर दिया जाए तो यही कहलाता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर। तो समझिएगा इसका डेफिनेशन। एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आय में से सरकार को दिए जाने वाले निश्चित व अनिवार्य भुगतान को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अनिवार्य भुगतान को प्रत्यक्ष कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, यहां पर कहानी को समझिएगा दोस्तों। यह आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रत्यक्ष कर एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आय में से सरकार को दिए जाने वाले निश्चित व अनिवार्य भुगतान को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, वर्ष 2021 व 22 के लिए जो कर का प्रत्यक्ष कर का जो स्लॉट बनाया गया है दोस्तों, इनकम टैक्स स्लॉट बनाया गया है, इनकम टैक्स स्लॉट बनाया गया है, इनकम टैक्स स्लॉट बनाया गया है, इनकम टैक्स स्लॉट बनाया गया है दोस्तों। वो कैसा है समझिएगा। ये दोस्तों वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स का स्लॉट क्या है उसके आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पकड़ते हैं आप व्यक्तिगत आय और इधर देखते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय तथा उस पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है 7.5 लाख से लेकर अर्थात 7.5 लाख रुपए से लेकर
10 लाख रुपए के बीच, तथा इस स्लॉट को देखिए 10 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए के बीच, या यह स्लॉट है दोस्तों 12.5 लाख रुपए से लेकर दोस्तों 15 लाख रुपए के बीच, और चौथा है दोस्तों 15 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक। समझिएगा, देखिएगा दोस्तों, व्यक्तिगत आय अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 7.5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच है दोस्तों, तो इन्हें लगने वाला प्रत्यक्ष टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये प्रत्यक्ष टैक्स या डायरेक्ट टैक्स होगा दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स होगा दोस्तों 15%। यह होगा दोस्तों 15%, 15%। 10 लाख से दोस्तों 12.5 लाख के बीच यह पकड़ना है आपको 20%। 12.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख के बीच में यह है दोस्तों 25%, और आपका 15 लाख से अधिक में यह पकड़ना है 30%। अब समझिएगा कहानी को। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है 10 लाख रुपए, मान लीजिए एक व्यक्ति ए की आय है दोस्तों 10 लाख रुपए, अर्थात ये 10 लाख को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। पहला है आपका 7.5 लाख रुपए और दूसरा है आपका दोस्तों 2.5 लाख रुपए, अर्थात 7.5 लाख रुपए पे उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर के 2.5 लाख पर इसे टैक्स लगेगा। तो जैसे यहां पर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है आपका 15%, अर्थात 1 लाख का हो गया आपका 15,000, दूसरे 1 लाख का 15,000, और 50,000 का हो जाएगा आपका, पहले 1 लाख का 15,000, दूसरे 1 लाख का 15,000, और 50,000 का आपका होगा दोस्तों 15,000 का आधा, अर्थात आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15,000 का आधा होगा 7,500। तो ये हो गया दोस्तों कुल आपका 15,000 आपका 30,000, 30,000 प्लस 7,500, तो ये हो जाएगा दोस्तों 37,500 रुपए का ये लग गया दोस्तों इसे टैक्स। अब समझते हैं, तो यहां पर हमने देखा कि 2.5 लाख रुपए का 15% अर्थात 37,500 रुपए का लग गया दोस्तों इसे टैक्स। आप इसे ऐसा भी निकाल सकते हो, 2.5 लाख रुपए का 15%, 2.5 लाख रुपए का 15% मतलब 15/100, तो यह आ जाएगा दोस्तों 37,500 रुपए। अब यहां पर इसने आय कमाया है दोस्तों 10 लाख रुपए, तो इसका मतलब यह हो जाएगा व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय बराबर होगा दोस्तों 10 लाख, इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में से आपको माइनस करना है 37,500। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 37,500 रुपए, अर्थात ये रकम आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 5, यहां पर पकड़ना है दोस्तों, ये पकड़ना है 5, ये बचेगा 9, ये पकड़ेगा 2, ये है दोस्तों 9, ये बचेगा आपका 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 9, तो 9,62,500 रुपए, 9,62,500 रुपए ये जो रकम है ये आपका कहलाएगा व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, अर्थात ऐसा आय जिसे वो खर्च कर सकता है, इसे खर्च कर सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यक्ष कर जो भारत सरकार को देना होगा हमें, यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है, इसे दोस्तों शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है। तो ये हमने समझा दोस्तों प्रत्यक्ष कर के बारे में थोड़ा सा। यहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में निगम कर तथा प्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है, तथा अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। आप समझिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब राष्ट्रीय आय की गणना में ये जो व्यक्तिगत व्यय योग्य आय है ये तो शामिल हुआ,
साथ ही साथ ये भी शामिल हो गया। ओवरऑल राष्ट्रीय आय की गणना में ये पूरा शामिल हो रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में ये 10 लाख पूरा शामिल हो गया। राष्ट्रीय आय की गणना में, नेशनल इनकम में ये 10 लाख पूरा शामिल हो गया। अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना में व्यक्तिगत व्यय योग्य आय भी शामिल हुआ तथा राष्ट्रीय आय की गणना में ये जो प्रत्यक्ष कर है, आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये भी शामिल हुआ। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना में पूरा का पूरा 10 लाख शामिल हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यह आपका ऐसा रकम है, किसी व्यक्ति का ऐसा रकम है जिसे वो मार्केट में खर्च कर सकता है इस रकम को छोड़कर, क्योंकि यह रकम आपको निश्चित रूप से तथा अनिवार्य रूप से भारत सरकार को देना है, जो कि टैक्स कहलाता है। इसमें से यह रकम अब वो खर्च कर सकता है व्यक्ति, इसलिए से कहते हैं व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तो जब व्यक्तिगत व्यय योग्य आय को आप खर्च करने जाओगे, मान लीजिए आप मार्केट में गए, इस पैसे को लेके मार्केट में गए, जिसमें से आपने 2500 रुपए का मान लीजिए कोई वस्तु खरीद लिया। मान लीजिए 2500 रुपए का आपने कोई सामान खरीद लिया। इस सामान में दो प्रकार की बातें होंगे, एक तो सामान का मूल्य प्लस उसी में लगता है दोस्तों आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। तो मान लीजिए, एक मोटा मोटी समझते हैं दोस्तों, जैसे 18% का जीएसटी है, इसको मोटा मोटी समझते हैं। या ऐसा लीजिए, आप मान लीजिए इसमें से आप 1000 रुपए लेके मार्केट गए, आप 1000 रुपए लेके मार्केट गए। अब मार्केट आप लेकर जाते हैं, इसमें से आपने कोई वस्तु खरीदा, 1000 रुपए का वस्तु खरीदा, जिसमें से 18% अर्थात 1000 रुपए का 180 रुपए आपने जीएसटी के रूप में पे किया। इस 1000 रुपए में से आपने 18% मान लीजिए 180 रुपए आपने इनडायरेक्ट टैक्स या कह सकते हैं जीएसटी के रूप में पे किया, जीएसटी के रूप में पे किया। तो ये रकम आपके नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी, बल्कि आपने ऑलरेडी ये रकम निकाला है इस रकम से जो राष्ट्रीय आय में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में डायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों।